हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैं लेकर आई हूँ आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म जो है 1889 में वाराणसी में हुआ था और उनके पूर्वज सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी हैं। नाटक इनके बहुत फेमस है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय। इनके उपन्यास हैं तितली, कंकाली, रावती। और जो आत्मकथ्य है ये क्लास 10th में इन्होंने लिखा है। तो आज हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। इसमें है, ध्यान दीजिए पंक्ति। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, या अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। हम यहाँ इसको पहला पैराग्राफ को करेंगे। मधुप का अर्थ है भौरा। मधुप होता है जो, ये भौरा है। घनी, घनी का मतलब होता है बहुत अधिक। यहाँ पे घनी है, बहुत अधिक। गंभीर, गंभीर का अर्थ होता है गहरा, बहुत गहरा होता है गंभीर। इसमें गंभीर है, यहाँ गहरा है। इसके बाद है अनंत नीलिमा, विशाल नीला आकाश। विशाल नीला आकाश, अनंत नीलिमा। असंख्य मतलब बहुत अधिक। जीवन इतिहास मतलब जीवन की कहानी। व्यंग मलिन, बुराई के कारण बिगड़ा हुआ विकृति, व्यंग मलिन। इसके बाद है इसमें उपहास का मतलब होता है निंदा, किसी की निंदा करना, उपहास मजाक उड़ाना। दुर्बलता, कमजोरी। दुर्बलता जो होती है हर इंसान में होती है, तो उसको बोलते हैं दुर्बलता मतलब कमजोरी। गागर मतलब जीवन रूपी घड़ा। गागर का अर्थ है जीवन रूपी घड़ा, जीवन रूपी जीवन। रीति मतलब होता है खाली, रीति खाली है। अब इतना का अर्थ पहले स्पष्ट करेंगे हम। इसमें है कवि का मन रूपी भौरा गुनगुन करता हुआ कहता है, अरे मैं अपनी कौन सी जीवन गाथा कहूँ। मेरे सामने एक पर एक न जाने कितनी सारी पत्तियां जो है मुरझा कर गिर रही हैं। विपत्ति, मुसीबतें आकर गिर रही हैं। आशा यह है कि मैंने एक पर एक कष्ट देखे हैं, दुख देखे हैं, निराशाएं झेली हैं। मैंने सपनों को मरते देखा है। इस गहरे नीले आकाश में, इस गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। तमाम लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। और मुझे भी मेरे दोस्त मित्र जो हैं वो बार बार कहते हैं कि तुम भी अपने जीवन की गाथा लिखो। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं अपनी बुराइयां करके अपने जीवन पर कटाक्ष कर रहे हों और अपना मजाक उड़ा रहे हों। कवि अपने मित्रों से पूछता है, मित्रों, ऐसा देखने पर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं कर डालूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली गागर देखकर बहुत सुख मिलेगा। वह कहते हैं कि जिस किसी ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने बारे में लिखा है, लोग पढ़ते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कहीं मेरे दोस्त मुझे बार बार कहते हैं लिखने के लिए मेरी आत्मकथा, अगर मैं भी लिखूंगा तो लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे जीवन में तो मुरझाई पत्तियां हैं, दुख ही दुख हैं, संकट है। इस नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है और लोगों ने मजाक उड़ाया है। अब इसके बाद हम करेंगे 4 लाइनें, फिर यहाँ से करेंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंच औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। यहाँ पे दिया है उन बातों की, यहाँ तक मैं अर्थ बताऊंगी आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें कुछ इस पैराग्राफ में कुछ कठिन नहीं है। विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य।
विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य। तो यहाँ पे देखिए दिया है विडंबना, विडंबना मतलब दुर्भाग्य होता है। इसके बाद प्रवंचना, प्रवंचना, प्रवंचना जो होता है इसमें धोखा होता है। जैसे किसी को कोई कहता है ना, प्रवंचना देकर किसी को कोई धोखा दे देता है तो उसको कहा गया है। तो इसमें है प्रवंचना मतलब धोखा देना। इसके बाद है इसमें उज्जवल, उजली सुख से भरी हुई, उजली सुख से भरी हुई। उजली, उजली जो होती है उज्जवल गाथा, उज्जवल गाथा, उजली जो है उज्जवल जो है उजली सुख से भरी हुई। उज्जवल मतलब होता है सुख से, यहाँ पे है उज्जवल सुख से भरी हुई। अब इसका इन यहाँ तक का अर्थ हम करेंगे, उन बातों की यहाँ तक का अर्थ हम करेंगे। इसमें है कवि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है, मुझे भय है कि मेरी आत्मकथा में तुम मेरी खाली गागर देखो तो कहीं स्वयं को दोषी न समझने लगो। मतलब मेरे जीवन में कुछ नहीं है और मुझे देखकर तुम मुझे ही दोषी ठहरा दोगे। कभी तुम मेरे कटु अनुभवों को सुनकर यह न समझने लगो कि तुम्हें मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। तुम्ही ने मेरे जीवन को रस चुराया है और मुझे हीन बनाया है। वह कहते हैं अपने दोस्तों मित्रों से, बार बार तुम आग्रह करते हो आत्मकथा लिखने के लिए और मैं लिख दूं तो ऐसा ना हो कि तुम ही दोषी बन जाओ। मेरे जीवन में जो खाली घड़ा है, जो खाली अनुभव है, ऐसा ना हो कि तुम ही इसका कारण बनो। कवि अपने स्वभाव की सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी स्वाभाविक सरलता यदि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। माना कि मेरी सरलता ही मेरे अनेक कष्टों का कारण है। मैं ज़्यादा सरल हूँ, इसीलिए यही मेरे कष्ट का कारण है। फिर भी मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में अपने भूले गिनवाऊं या औरों के छल कपट की कहानियां सुनाऊं। वो कहते हैं मेरे जीवन में तो बहुत से भूल मैं किया हूँ, उसे गिनती करवाऊं या फिर मेरे जीवन में बहुत लोगों ने मुझे छल कपट मेरे साथ किया है, उसे सुनाऊं। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई हैं, उन रातों से मैंने जो प्रेम के उज्जवल क्षण जिए। मतलब कवि कहता है कि मैंने भी किसी से प्रेम किया था, वह प्रेम का जो उज्जवल क्षण था वह मैं किसी से कहना नहीं चाहता। उनके बारे में सबको कैसे बताऊं, क्यों बताऊं? वे तो मेरी निजी अनुभूति है, वो तो मेरा अपना जीवन है, अपना लाइफ है, अपना पर्सनल लाइफ है, अपनी अनुभूति है। अपना प्रेम मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ? मैंने अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंस हंस कर जो बातें की है उन्हें आत्मकथा में कैसे लिखूं? वे बातें मेरे निजी जीवन की पूंजी है, उन्हें समाज में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जब उनके दोस्त और मित्र बार बार आग्रह करते हैं कि नहीं तुम अपने जीवन की गाथा कहो, तब वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन की गाथा कैसे बताऊं? अपने जीवन का खाली जो गागर है वह कैसे कहूं? ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, ऐसा ना हो कि तुम ही पूछो और तुम जब हमारे जीवन के बारे में देखो तो वो तुम ही दोषी बन जाओ। अपने की समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, ऐसा ना हो कि कहीं तुम ही इसके दोषी बन जाओ। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ये सरलता ही मेरे हंसी का कारण हो सकता है। भूले या अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं, मैं क्या किसी की अपनी बात को किसी से कहूँ? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जो मैंने अपने प्रेमिका के साथ जो चांदनी रात में जो मैंने प्रेम भरे क्षण जो मैंने बिताया था वह मैं कैसे किसी से कहूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। वो जब खिलखिलाकर हंसती थी उनकी बातें आज भी मेरे जीवन में वह यादें भरी हुई हैं। मैं कैसे कहूँ अपनी बातों को? उन बातों को मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, बार बार मुझे आग्रह करते हैं कि तुम अपने बारे में कुछ लिखो। आगे है, अगला है, इसके बाद हम करेंगे, यहां से करेंगे मिला कहाँ वह सुख। यहाँ पे है, यहाँ से करेंगे मिला कहाँ, यहाँ से करेंगे, यहाँ से हाँ, मिला कहाँ
वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथी की, सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्वप्न का मतलब होता है सपना। ये तो सभी को पता है कि स्वप्न का मतलब ही होता है स्वप्न, सपना। आलिंगन मतलब आलिंगन किसी को गले लगाना। आलिंगन का अर्थ होता है किसी को गले लगाना। इसके बाद है इसमें अरुण कपोलों। अरुण कपोलों का मतलब होता है लाल गाल। अरुण कपोल का अर्थ होता है लाल गाल। मुस्काया मतलब होता है मुस्कुराना, हंसना। इसमें है अगला मतवाली मतलब मस्त होता है। मतवाली का अर्थ होता है मस्त, मस्त मदमस्त रहने वाला। और अनुरागनी मतलब प्रेम करने वाली। अनुरागनी का अर्थ होता है प्रेम करने वाली। उषा मतलब सवेरा। उषा का मतलब होता है सवेरा। निज मतलब अपना। निजी मतलब निज कहते हैं ना, निजी अपना। सुहाग मतलब सुगंध, यहाँ पे सुगंध होगा। मधुमाया मधुर मोहकता। मधुमाया मधुर और मोहकता। इसके बाद है इसमें स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है यादें। तो कभी हम अपनी स्मृतियों में किसी को लाते हैं तो उसे कहा जाता है स्मृति, याद करना किसी को। इसके बाद है इसमें पाथे, रास्ते का भोजन, सहारा, संबल। पाथे का अर्थ होता है रास्ते का भोजन। यहाँ है पाथे, यहाँ पे दिया है पथिक, पाथे। इसके बाद है अगला है इसमें पथिक मतलब यात्री। पथिक का अर्थ होता है, यहाँ पथिक है यात्री, पथिक यात्री है। और पंथा मतलब रास्ता, यहाँ पंथा है, ये पंथा मतलब रास्ता हो गया। और सीवन मतलब सिया हुआ, किसी चीज से सुई से सिलते हैं उसको बोलते हैं सीवन। इसमें है सीवन हो गया। और इसके बाद है इसमें कंथा, गुथड़ी। कंथा मतलब यहाँ है कंथा, कंथा मतलब गुथड़ी। और जीवन कैसे नहीं बाधाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहाँ पे सीवन का मतलब सिलना, किसी चीज को सिलाई करना। पाथे का इसमें है रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन। अब यहाँ तक है इस गंथा की, गंथा की है इसमें। इसके बाद हम करेंगे इसमें आगे करेंगे। हाँ, यहाँ तक का अर्थ अभी हम स्पष्ट करेंगे। गंथा की, गंथा की यहाँ तक का अर्थ अभी हम स्पष्ट करते हैं। चलिए तो फिर यहाँ मिला कहाँ, यहाँ से है मिला कहाँ। इसका अर्थ है मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी गंथा की। इसमें मैंने अर्थ बता दिया है, अब इसका भावार्थ बताऊंगी। कवि अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहता है, जिन सुखों के सपने देख देख कर मैं जाग जाता था वो मुझे कभी मिल नहीं पाया। जिस स्वप्न में मैं जिसे देखता था वो मुझे मिली ही नहीं। मैं जिस भी प्रिय का आलिंगन करने के लिए, उसे गले लगाने के लिए बाहें आगे बढ़ाता, वह प्रिय, वह मेरी प्रेमिका, वह प्रिय मुस्कुराकर भाग जाता था। मेरी कामनाएं कभी सफल नहीं हो पाई। मेरी प्रेमिका के जो लाल लाल गाल इतने मतवाले सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उससे उधार लिया करती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपोल, कपोल का मतलब मैंने बताया था अरुण कपोल है। यहाँ अरुण कपोल तो मतलब जो कवि कहता है कि मेरी प्रेमिका के जो गाल थे इतने लाल लाल थे कि सुबह जब होती थी तो सुबह का जब समय होता था, जो सवेरा होता था, उषा का मतलब सवेरा, वो सवेरा भी मेरी प्रेमिका के गालों से उधार लेती थी। मतलब इतना अतिशयोक्ति है इसमें, उधार लिया करती थी। आशय यह है कि मेरी प्रेमिका के लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी मनोरम थे। कहने का तात्पर्य है कि मतलब जो कवि है उसकी प्रेमिका के जो गाल इतने लाल लाल थे कि सुबह का प्रातः भी उससे उधार लिया करता था, इतनी सुंदर थी। आज उसी प्रेममयी प्रेमिका की यादें ही मुझ थकित यात्री के लिए संबल बनी है। मैं एक यात्री हूँ, थक चुका हूँ जीवन से,
और मेरे लिए संबल का मतलब होता है वही भोजन है रास्ते का, वही सहारा है मेरी यादें। मैं अपनी यादें किसी से कहना नहीं चाहता, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। तो हे मित्र, क्या तुम मेरे उन यादों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो? क्या मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना चाहते हो? मेरी फटी हुई जिंदगी को तार तार करके देखना चाहते हो? यहाँ दिया है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? मेरी भोली आत्मकथा है, तुम क्या सुनोगे? मेरे पास मेरे तक ही सीमित रहने दो, अभी समय भी नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी जो व्यथा है वह सोई है। अभी मुझे मत परेशान करो, मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाने की कोशिश मत करो। मेरी फटी हुई जिंदगी को तार तार करके देखने से तुम्हें क्या मिलेगा मित्र? मैं मेरे जीवन में जो भी मेरे दर्द भरे यादें हैं वह अभी अंदर दबी हुई हैं, उसे उसे उजागर करने की कोशिश मत करो। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ से छोटे से जीवन। यहाँ से मैंने अर्थ तो सभी बता दिया है, यहाँ पे है इसका अर्थ है छोटे से जीवन को कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौज व्यथा, मेरी मौन व्यथा। इसमें इसका अर्थ है, इसका मौन व्यथा मतलब चुपचाप सोए पड़े होना। प्रसाद जी कहते हैं मेरा जीवन बहुत सामान्य सा है। जो इसमें इसका अर्थ है छोटे से, यहाँ से इसका अर्थ यहाँ से मैं बताऊंगी इधर का। प्रसाद जी कहते हैं मेरा जीवन बहुत सामान्य सा है, मैं तुच्छ सा मनुष्य हूँ। मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे लिखूं? इससे तो अच्छा यही है कि मैं औरों की गाथाएं सुनता रहूं, अपने बारे में मौन रहूं। कवि मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है, भला तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे? उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है, और अभी मैंने ऐसा कोई महानता का काम भी नहीं किया है जिसके बारे में मैं अपने अनुभव को लिखूं। एक बात और है, मेरे जीवन के सारे दुख दर्द अभाव अब शांत हैं, दबे हुए हैं मेरे अंदर। इसीलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने की उमंग नहीं है। मुझे बार बार लिखने के लिए प्रेरित मत करो, मैं नहीं लिखना चाहता। मैं कोई बड़ी सफलता भी अर्जित नहीं किया हूँ कि मैं उसे लिखूं। मेरे तो दर्द हैं, मेरी प्रेमिका के जो दबे हुए प्रेम भाव हैं वो दबे हुए हैं, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। तुम बार बार इन व्यथाओं को उधेड़ कर क्या पाओगे? मुझे लिखने के लिए विवश मत करो। कवि अपने माध्यम से अपने दोस्तों को बताना चाहता है कि मुझे परेशान मत करो। अब इसके बाद है हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर है, प्रश्न है इसमें पहला, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? अभी मैंने बताया था आपको कि वो लिखना नहीं चाहता है क्योंकि अगर कोई अपने प्रेम के बारे में कुछ कहता है तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं, इसीलिए और नहीं लिखना चाहता कवि। इसमें है तो एक काम करते हैं ना, ऐसा है कि मैंने आत्मकथा का मैं चाहती हूँ कि और इसको बड़ा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आत्मकथा का प्रश्न उत्तर जो है एक दूसरे वीडियो में बनाया है, मुझे अभी याद आ गया। मैंने एक दूसरे वीडियो में मैंने आत्मकथा के प्रश्न उत्तर बनाई हूँ, आप उस दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, मैंने आपको थोड़ा सा इसमें समरी बता देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी एक छोटी सी समरी मैं बोल देती हूँ। आत्मकथ्य नामक कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसे सन 1932 में हंस नामक पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक में छापा गया था। लेखक के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया था। उसी निवेदन के उत्तर में प्रसाद ने यह कविता लिखी थी। कवि कहता है, यह संसार नश्वर है, हर जीवन एक दिन मुरझाई पत्ती सा झड़कर गिर जाता है। इस अनंत संसार में जितने जीवन हैं उतनी ही उनकी कहानियां हैं। सबके जीवन दुख से भरे हुए हैं, सबके जीवन में दुख है तो खुशी भी है। हर आत्मकथा वाचक अपनी कहानी सुनाकर मानो स्वयं पर ही व्यंग करता प्रतीत होता है। तब मैं अपने जीवन कथा कैसे कहूँ? उसमें दुर्बलताएं हैं, कमियां भी हैं, यहाँ तक कि मेरे
मेरे जीवन गगरी खाली है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। कवि को लगता है यदि उसने सच बोला तो मित्र जन ही स्वयं को अपराधी और दोषी मानने लगेंगे कि मेरे मित्र का दुख बढ़ गया है। कवि ने सदा सरलता का जीवन जिया। आज यदि वह आत्मकथा लिखेगा तो लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाएंगे। वह अपने भूले और मित्रों से खाए हुए धोखों के बारे में क्या लिखे। कवि कहता है कि मेरे जीवन में मेरे दोस्तों ने भी मुझे धोखा दिया है, मेरे मित्रों ने दिया है, मेरे रिश्तों ने दिया है। मैं इन धोखों को क्या लिखूं? इसे लिखकर तो मेरा मजाक ही उड़ाने के बराबर है। उसने जीवन में प्रेम के जो उज्जवल क्षण जिए हैं उनके बारे में मैं कैसे कुछ लिखूं? वह अपने प्रिय को कभी पा न सका। उसका प्रेम सदा मिलते मिलते रह गया। आज तक उसकी वे अधूरी प्रेम स्मृतियां उसके जीवन को चला रही हैं। जिससे वह प्रेम करता था उसी की यादों के सहारे वह अपना जीवन बिता रहा है। वह नहीं चाहता कि उसे लिखे, लोग उसे पढ़कर हंसें। उन्हीं के आधार पर वह जीवित है। अतः वह आत्मकथा लिखकर उन भूली हुई यादों को फिर से क्यों उधेड़े? उन भूली हुई यादों को जगाना नहीं चाहता, फिर से दुखी नहीं होना चाहता। इससे तो अच्छा यही है कि वह औरों की आत्मकथाएं सुनता रहे, पढ़ता रहे और अपनी भोली आत्मकथा को मन में ही छिपाए रहे। और अभी तो उसने ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं पाई कि जिसके बारे में कुछ लिखे। अभी तो उसके जीवन में मौन पीड़ाएं सोई पड़ी हैं जो आत्मकथा में मुखरित हो पड़ेंगी। तो कवि ये पूरी समरी थी। ये कवि यही कहना चाहता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है और अपने दुखों को अगर मैं लिखता हूँ तो लोग हंसेंगे ही। हर इंसान के जीवन में दुख है तो सुख है, कभी धूप है तो कभी छाया है, कभी दर्द है। लेकिन जब हम अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर करते हैं तो कभी कभी हमारे मित्र, कभी कभी हमारे रिश्ते ही हमारा मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को दोषी समझते हैं। इसीलिए मैं अपनी स्मृतियों को, अपनी प्रेमिका की यादों को मैं नहीं कहना चाहता और कवि इसीलिए कहने से बचता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।